Assalamu alaikum guys. This is Ahsan Abdullah Patel and I will be discussing March variant 2 P3 of 2020. Okay, so in the first question they are asking us to sketch the graph of y is equals to x minus 2. So make sure we have y is equals to a modulus of x minus h plus k. So basically a represents the gradient, that is the rise upon run. So in this question it is 1, therefore the rise is 1 as well and the run is 1 as well, while h is 2 here and k is 0. So obviously we will be making a graph using x-axis and y-axis. So let's say this is x-axis and this is y-axis. So h and k are basically the vertices. In fact, sorry, the vertex. So here the vertex will be h comma k, that is 2 comma 0. It means कि हमारा जो ग्राफ है वो 2 comma 0 पे V shape बनाएगा and it should be like this. इसके अंदर हमें स्केचिंग में बताना होता है कि ये पॉइंट क्या, तो obviously this is 2 and this is 2 as well. तो हम ये कैसे निकालते हैं? तो let's say if it is y is equals to modulus of x minus 2, we need x intercept and y intercept. So for x intercept we will put y is equals to 0, so we will be getting x equals to 2, and for y intercept we will be putting x equals to 0, so I will get y is equals to 2. That's why it is passing through 2 on the x-axis and 2 on the y-axis. Now they are asking us to solve this inequality, modulus of x minus 2 lesser than 3x minus 4. We have various methods to solve this. So now we are using the squaring method. So by squaring on both sides, it is x square minus 4x plus 4, and it should be 9x square minus 24x plus 16. That would become 8x square minus 20x plus 12. So 4 is common here, so we may write 2x square minus 10x, no, 2x square minus 5x plus 5. Slight mistake. This should be 12. So 4 is common here. It should become 2x square minus 5x plus 3. By rearranging it, I would write greater than 0. And now I will suppose it like a quadratic equation. So I might get 2 answers for x. I might use the calculator, but I have to show the steps. तो एक आंसर मेरे पास आ रहा है x का 3/2 और एक आंसर आ रहा है मेरे पास 1. तो 3/2 और 1 मेरे पास एक आंसर आ रहा है. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनाऊंगा, स्माइली फेस. तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है मुझे वो पोर्शन चाहिए, तो ये पोर्शन. सो बेसिकली ये जो है वो 1 है और ये जो है वो 3/2 है. तो आई वुड से कि मेरे पास जो x है वो ग्रेटर देन 3/2 है, या फिर जो x है मेरे पास लेसर देन 1 है. तो अब क्योंकि यहाँ पर डबल साइड मॉडुलस नहीं है, तो क्योंकि डबल साइड मॉडुलस नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लाजमी वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन से क्या मुराद है कि x लेसर देन 1, यहाँ पर हम एक नंबर 0 पुट करके देखते हैं. तो अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ
तो ये हो जाएगा 0 - 2 और ये हो जाएगा जनाब 3 × 0 - 4। तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर है वो ये वाला वेरीफाई नहीं करेगा। मैं यहाँ लिखूंगा नॉट वेरीफाइड। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा x = 3/2 इज माई फाइनल आंसर। सॉरी, इक्वल्स टू डी, x greater than 3/2 will be my final answer। तो x लेसर देन 1 वाली वैल्यू को मैं छोड़ दूंगा और x greater than 3/2 को मैं रख लूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? कोई इशू इसमें? हमारा जो नॉट वेरीफाइड है वो x = 1 जो है वो नॉट वेरीफाइड है। और क्यों नॉट वेरीफाइड है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को और हमें सिंप्लीफाइड एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है। तो सबसे पहले होता है क्या है कि आप ln की प्रॉपर्टी यूज करें कि अगर ln a प्लस ln b है तो हम इसको लिखते हैं ln a × b, और अगर ln के साथ यहाँ पर a लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं ln b की पावर a। तो लेफ्ट साइड पे पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लिखी मैंने आपके सामने, और राइट साइड पे दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो कि मैंने राइट साइड पे लिखी है। तो ये हो जाएगा बेटा ln 3 × 2x + 5, और ये हो जाएगा जनाब ln x + 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें तो ये ln खत्म हो जाएंगे, ये बच जाएगा 6x + 5 3 = 15। ये हो जाएगा जनाब x + 2 का होल स्क्वायर, इसको हम खोल देंगे, ये हो जाएगा x² + 4x + 4। अरेंजमेंट कर लें तो ये हो जाएगा x² - 2x -11 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसके अंदर a बराबर है 1 के, b बराबर है -2 के और c बराबर है -11 के। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। तो ये हो जाएगा -2 + √b² - 4ac अपॉन 2a। हो जाएगा 2 ± ये बन जाएगा 48। तो 48 को अगर आप रूट निकालें कैलकुलेटर से तो √48 आता है भाई 4√3। तो अगर मैं 2 से कैंसिलेशन कर लूं तो x का मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 ± 2√3। आंसर तो आ गया x के, लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा जनाब 1 + 2√3, क्योंकि नेगेटिव ln अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो ऑब्वियसली अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ln के अंदर की जो वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जनाब? अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो कह रहे हैं कि बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द इक्वेशन sec x = 2 - ½ x has exactly one root in the interval 0 till π/2। तो जनाब हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर पहले दिखाया हमने x एक्सिस और फिर हमने दिखाया जनाब y एक्सिस। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें ग्राफ स्केच करना है sec x का, तो आपको पता है कि जो sec x है वो बेसिकली 1/cos x है। तो अगर हम cos 0 पुट करते हैं तो 1 आएगा, तो एक y की वैल्यू 1 आ गई, और अगर हम π/2 पुट करते हैं तो वो आएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं sec के ग्राफ के लिए
तो भाई हम इसको π/2 पे दिखा देते हैं कि भाई ये ऐसे इसके साथ पैरेलल जा रहा है। तो ये हो गया जनाब sec x के जनाब। अब आ जाइए y इज इक्वल्स टू 2 माइनस हाफ x के लिए आ जाइए। तो जनाब इसका x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट निकलेगा y को 0 पुट करके। तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो इसका जो x इंटरसेप्ट आएगा जनाब वो आएगा 4। और जब हम x को 0 पुट करेंगे तो वहां से आ जाएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो जनाब वो आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो कि x एक्सिस पे, सॉरी ये 0 नहीं 2 है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि x एक्सिस पे 4 पे कट करेगी और y एक्सिस पे जो है वो 2 पे कट करेगी। तो लेट्स से अगर y एक्सिस पे 2 पे कट कर रही है और x एक्सिस पे 4 पे कट कर रही है, तो π/2 जो है वो बेसिकली, अगर हम π/2 निकालें, π/2 पॉइंट्स में अगर देखें तो ये तकरीबन होता है 1.57। ठीक है जनाब। तो इसका मतलब है 4 जो है वो कहीं आगे होगा मौजूद। तो इसका मतलब ये जो एक लाइन है वो यहाँ पर 2 से शुरू होगी और आगे कहीं जाकर 4 पे कट हो रही है। लेट से यहाँ से कहीं कट होते हुए जा रही है। लेट से ये 4 है अज्यूमिंग। तो हमने देखा कि हमारे पास जो हमें स्केचिंग से प्रूफ करना था कि एग्जैक्टली 1 रूट है, तो हमने देखा कि ये हमारा जो है वो 1 रूट है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कैलकुलेशन से कि जो रूट है ये लाइज बिटवीन 0.8 एंड 1 है। इसका तरीका ये होता है कि आप एफ ऑफ एक्स बनाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स किस तरीके से बनेगा, तो ये हमारे पास जो है ना इसी से एफ ऑफ एक्स बनेगा कि भाई 2 माइनस हाफ एक्स राइट साइड पर था, तो सेक एक्स भी उठाकर जो है ना वो राइट साइड पे ले जाओ तो वो हो जाएगा 1/cos x। अब उसके बाद करना होता है हमें साइन चेंज रूल। साइन चेंज रूल ये कहता है कि आपको पहली वैल्यू अगर 0.8 दी है तो वो आप पुट करें इसमें, और फिर आप जो दूसरी वैल्यू दी है वो पुट करें। कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। तो जनाब मैंने पुट किया इसमें 0.8 पहले ना, तो मैंने 0.8 पुट किया जनाब, तो ये आ रहा है 0.1647। और जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जनाब -0.3508। तब आप देखें कि बाय साइन चेंज रूल ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो बाय साइन चेंज रूल ये बात कंफर्म होती है। साइन चेंज रूल ये कहता है कि जनाब एफ ऑफ 0.8 जो है वो नेगेटिव है और एफ ऑफ 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एफ ऑफ 0.8 जो है वो पॉजिटिव है और एफ ऑफ 1 जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो मेरा एक्चुअल आंसर है वो इन बिटवीन लाई कर रहा है। ठीक है जनाब। जनाब यहाँ पर कह रहे हैं कि यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला दिस टू डिटरमाइन द करेक्ट रूट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा अब यहाँ पर हमें x1 नहीं दिया हुआ ना, तो x1 हम लेते हैं जो हमें पिछले पार्ट में दिए हुए पॉइंट्स को, क्या दिए हुए 0.8 और 1, तो उनका मिड पॉइंट ले लें तो वो आ जाएगा जनाब 0.9। तो इसका मतलब है कि जनाब अगर मुझे x2 निकालना है तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ x2 आ जाएगा और यहाँ x1 आ जाएगा। मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा जनाब cos इनवर्स 2/4 माइनस x1। इसी तरीके से जब मुझे x3 निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जनाब cos इनवर्स 2/4 माइनस x2। इसी तरीके से अब मुझे x4 निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, cos इनवर्स, तो उसी के अंदर बस मैं वैल्यूज रिप्लेस करता रहूंगा। तो ये है आइट्रेशन मेथड एंड सो ऑन। तो अब ये मैं मुझे नहीं पता कहाँ तक जाना है, तो वो मुझे सवाल में देखना पड़ेगा। तो सवाल में जब मैंने देखा, सवाल में वो ये कह रहे हैं कि
2 डेसिमल प्लेस तक सही आंसर बताना है और हर आइटरेशन 4 डेसिमल प्लेस तक देनी है। तो अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। जनाब कैलकुलेटर में हमने क्या किया कि 0.9 जो है मैंने आंसर में सेव करा दिया। उसके बाद अब मैं ये कॉस इनवर्स लिखता 2/4 माइनस आंसर। तो जनाब पहला जो आंसर आया मेरे पास 4 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से वो आया जनाब 0.8696। फिर दूसरा आंसर निकाला जनाब मैंने, ये आ रहा है 0.8777। जनाब फिर मेरे पास आ रहा है 0.8756। फिर आ रहा है जनाब मेरे पास 0.8761। और जनाब फिर मेरे पास आ रहा है 0.8760। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 0.87 0.87 0.87 की तरफ जा रहा है। तो जब मैं इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है एक्स का जनाब वो आएगा 0.88, जो कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस होगा। बात समझ आ गई जनाब? जनाब इस क्वेश्चन में अब वो ये कह रहे हैं कि हमें x और sec स्क्वायर x को हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन इसलिए है मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो u की वैल्यू है जनाब वो हम लेंगे x, और जनाब dv की वैल्यू हम लेंगे जनाब sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो जब हम यहाँ से du बाई डी एक्स निकालेंगे मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जनाब du बाई डी एक्स तो इसका 1 आ जाएगा। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इंटीग्रल dv लिखेंगे इसको। जनाब इंटीग्रल dv करते हैं तो v आता है और ये बराबर आएगा जनाब tan x के। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई du जो है वो dx के बराबर है। फॉर्मूला होता है जनाब हमारा u v माइनस इंटीग्रल v du। तो जनाब इसमें u की वैल्यू x है, v की वैल्यू है जनाब tan x, इंटीग्रल v की वैल्यू है जनाब tan x, और du जो है वो dx के बराबर है। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि भाई tan x को हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो जनाब अगर आपको इंटीग्रेट करना है, लेट सपोज i जो है वो बराबर है इंटीग्रल ऑफ tan x, तो वैसे तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि इसका आंसर होता है माइनस ln cos x। अदरवाइज आप क्या करें कि इसको आप बना लें sin x अपॉन cos x। अब नीचे वाला फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जनाब cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। तो अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो याद करें आपने पढ़ा होगा कि जनाब इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, हाँ भाई किसके बराबर होता है ये बराबर होता है एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो इस रूल के तहत ये बन जाएगा जनाब माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे याद आ गया कि यहाँ पर लिमिट है 5/3 और लिमिट है जनाब 5/6। तो अब लिमिट अप्लाई की जाएगी तो हम लिखेंगे जनाब पाई/3 पहले पुट करेंगे इंटू 10 पाई/3। फिर आएगा जनाब माइनस एल एन कॉस पाई/3। फिर आएगा जनाब माइनस 5/6 10 पाई/6 माइनस एल एन कॉस पाई/6। तो जनाब ये हो जाएगा हमारे पास 5/3, ये आएगा जनाब √3, ये आएगा जनाब cos पाई/3 1/2।
तो जनाब ये हो जाएगा π/6 और tan π/6 आएगा जनाब √3/3 और ln cos π/6 आएगा जनाब ln √3/2। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब जनाब π/3 जो पहला वाला है √3/3 माइनस √3/18 इसको हमने एक तरफ कर लिया, माइनस ln 1/2 और प्लस ln√3/2 इसको एक तरफ कर लिया। अब जनाब इसमें से अगर हम √3/3 कॉमन ले लें तो जनाब ये बचेगा 1 - 1/6 ऐसे ही। और जनाब यहाँ पर अगर हम प्लस वाले को पहले लिख लेते और माइनस वाले को बाद में लिख लेते तो हमें ये बात पता है कि क्या प्रॉपर्टी है कि जनाब ln a माइनस ln b लिखा हो तो ये हो जाता है ln a/b। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, ये हो जाएगा ln a/b। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो जनाब इसके बाद जनाब ये हो जाएगा √3/3 पाई, ये आ जाएगा जनाब 5/6 और जनाब ये आ जाएगा ln √3। तो रूट का मतलब है पावर हाफ और ln की प्रॉपर्टी होती है कि पावर हाफ जो है वो हम नीचे उतार लेंगे ln की प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा हाफ ln3। तो जनाब ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें जनाब, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है तो हम फिर पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं निकाल सकते। जनाब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो जनाब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। बेटा ये बराबर होता है cos A माइनस बी की। अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर A जो है वो है 3x और B जो है वो है x। बेटा ये हो जाएगा cos 3x माइनस x और जनाब ये है sin x इंटू कॉस x। ऊपर बन जाएगा ये cos 2x और नीचे बन जाएगा हाफ sin 2x। अब ये कैसे कि भाई हमारे पास जो 2 sin x इंटू कॉस x होता है वो होता है sin 2x। तो ऑब्वियसली अगर मुझे सिर्फ sin x इंटू कॉस x चाहिए तो मैं हाफ उधर ले जाकर 2 उधर ले जाकर डिवाइड करा दूंगा, तो हो जाएगा हाफ sin 2x। जनाब ये 2 ऊपर चला जाएगा और cos अपॉन साइन जो है वो बन जाएगा cot। और सवाल में हमें यही प्रूफ करना था। अब जनाब सेम क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि 4 के बराबर है, तो इसी क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है वो हम पुट कर देंगे 2 cot 2x। हम लिखेंगे जनाब 2 cot 2x जो है वो 4 के बराबर है। अगर हम कैंसिलेशन कर दें तो cot 2x हो जाएगा जनाब 2 के बराबर। तो जनाब इसको हम बना लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 2x जो है वो 1/2 के बराबर है, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं रेंज चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2π तक। इसका मतलब है मुझे सारे आंसर्स लेने हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अल्फा कंसिडर कर लूंगा इसको, तो लिखूंगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0.5। तो जनाब अल्फा आएगा टेंजेंट इनवर्स 0.5। तो टेंजेंट इनवर्स 0.5 करेंगे जनाब ये आ रहा है 0.4, अच्छा हाँ 0.464 0.464। 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिए जनाब मैंने रेडियन में।
लेकिन हमें अल्फा का नहीं 2x का आंसर चाहिए। तो जनाब 2x जो है वो बराबर आएगा 0.464 और दूसरा आंसर आएगा जनाब पाई प्लस 0.464। उसकी वजह ये है कि अगर ये tan है तो जनाब हमारा जो एंगल है वो कहाँ कहाँ होता है जनाब। जनाब हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर हमारा ये अल्फा है तो ये हमारा होता है जनाब पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये पाई है। ठीक है जनाब, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एएस के ऑलरेडी बने हुए होने चाहिए। जरा हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं 2x के, वो आ रहे हैं जनाब 0.464 और जनाब 3.605। लेकिन हमें x के आंसर्स चाहिए तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 1.80 और जनाब 0.464 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ रहा है जनाब वो 0.232। और ऑब्वियसली ये जो आंसर्स हैं वो रेडियन में हैं। ठीक है जनाब, अब जनाब यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई के पास जाता है y और जनाब x के पास जाता है dx। तो उसके बाद हम लगाते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2y का होल स्क्वायर और ये ऊपर आके हो जाएगा e पावर माइनस x dx। जनाब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा कि जनाब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है जनाब टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी के। तो अब अगर यहाँ पर ax पड़ा हुआ हो तो भाई 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, तो जनाब ये होता है टेंजेंट इनवर्स ax होल डिवाइड बाय प्लस सी। तो ये नई चीज है जो कि 2019 में ऐड हुई थी। तो ये हो जाएगा जनाब टेंजेंट इनवर्स 2y और अपॉन में 2। ई का आंसर जनाब ई आता है, क्योंकि x के साथ -1 है तो यहाँ भी -1 आएगा प्लस सी। तो उसको लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2y हो जाएगा -1/e⁻x प्लस सी। अब आपको वैल्यूज दी हुई हैं, क्या वैल्यूज कि जनाब जब y 0 है x 1 है। तो हम पुट करेंगे वैल्यूज, हो जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 0 -1/e⁻1 प्लस सी हो जाएगा 0, हो जाएगा -1/e प्लस सी। तो जनाब यहाँ से सी की वैल्यू है वो आएगी 1/। तो हम पुट कर देंगे वापस अपने आंसर में, तो ये हो जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2y इज इक्वल टू -1/e(x) और ये है जनाब 1/e। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो जनाब अब क्वेश्चन में हम चाहें तो ये आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मांगी है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। जनाब इसको हम लिखेंगे -e⁻−x, इसको हम लिखेंगे e⁻−1 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2y। अब ये जो लेफ्ट साइड पर 2 है ये राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻−1 माइनस e⁻−x। उसके बाद हम 2y को उधर ही छोड़ेंगे तो tan इनवर्स जो है वो इधर आकर वो tan हो जाएगा और उसके बाद फिर हम
यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, तो आएगी जनाब 1/2 tan 2 e पावर -1 माइनस e पावर -x। तो ये हमारे पास आ गया जनाब फाइनल आंसर। अब जनाब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमें इस आंसर को यूज करना है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर मेरा x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो देखें x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है e की पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर -इन्फिनिटी का मतलब है कि हो जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी, और समथिंग पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, और जनाब 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो मेरे पास e पावर -x है वो हो जाएगा जनाब 0, और जब वो 0 हो जाएगा तो मेरे जो y की वैल्यू है वो आएगी ऐसी। क्लियर है जनाब, बात समझ आ गई? तो जनाब ये तकरीबन जो है वो आधा पेपर मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको इंशाल्लाह फिर मैं बाकी जो आधा पोर्शन है वो करवाता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मजीद कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स यू मे आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप और बाय कमेंटिंग एज वेल। And if you want the PDF of my lectures, you may get those as well. Just give me your Gmail ID and I will share the PDFs of the lecture with you. Okay. Meet you in the next class. Allah Hafiz. Hello everybody. Welcome back. So we were discussing March 2020 variant 2 paper 3 of mathematics. So we will be continuing that. In this question they are asking us to find out the dy by dx, and they are asking us to show the derivative. Okay, so we will take the equation given in the question. So x cube derivative will be 3x square, while on this we will be applying u into v. So it should be 3x into d by dx of y square plus y square into d by dx of 3x minus y cube. y cube का अपना डेरिवेटिव आएगा जनाब 3y square, और जब y को सॉल्व करेंगे तो साथ में लिखेंगे dy by dx. While 5 is constant, so its derivative should be 0. So y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, एंड देन y को सॉल्व किया तो साथ में लिखेंगे हम dy by dx. ये है जनाब y स्क्वायर, और 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, और जनाब ये 3y स्क्वायर dy by dx एज इट इज रहेगा। इन सब में 3 कॉमन है ना, तो सारे 3 उड़ा दो, हो जाएगा 2xy dy by dx, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy by dx। जनाब जिनमें dy by dx है उनको हम एक तरफ कर लेंगे, और जिनमें dy by dx नहीं है उनको हम लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं। तो राइट साइड पे we will take common dy by dx. So ये बचेगा y स्क्वायर माइनस 2xy, और ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जनाब वो हमने प्रूफ कर दिखाया जो क्वेश्चन में मांगा गया था। dy by dx को हमने अकेला कर दिया। क्या ये बात समझ आ गई जनाब? कोई मसला किसी किस्म का? जनाब वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब है कि जो भी dy by dx दिया गया है वो कह रहे हैं पैरेलल है y एक्सिस के। तो dy by dx बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को। तो वो कह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है टेंजेंट ना, तो इसका मतलब ग्रेडियंट उसका होगा
इन्फिनिटी और आई कैन से कि 1/0। तो ऊपर वाले को हम छोड़ देंगे, नीचे वाले को हम 0 से इक्वेट करेंगे। सो y यहाँ पर कॉमन नहीं हो जाएगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x, राइट। अब y इज इक्वल टू 0 को हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5। तो एक बार हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 बचेगा। x की वैल्यू आएगी जनाब क्यूब रूट ऑफ 5। और दूसरी उन्होंने दिया y इज इक्वल टू 2x। तो जब मैं y की जगह पर 2x डालूंगा तो ये हो जाएगा जनाब एक्स क्यूब, ये हो जाएगा जनाब 4 इंटू 3 12 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा जनाब 8 एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा जनाब 5x क्यूब इज इक्वल टू 5 और जनाब x क्यूब इज इक्वल टू 1। और ऑब्वियसली 1 का क्यूब रूट 1 आता है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। इसको हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2x में। ये सब इधर कोने में बुरा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2x का मतलब है कि y की वैल्यू आ जाएगी जनाब 2 इंटू 1। तो y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आए जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा वो कौन कौन से हैं जनाब, क्यूब रूट ऑफ 5, 0 और जनाब 1, 2 दो आंसर आए। जनाब हमसे कहा जा रहा है इन द डायग्राम ओ ए बी सी डी ई एफ जी इज अ क्यूबॉइड इन विच ओ ए इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो अगर ओ ए 2 यूनिट्स है तो बेटा ओ ए जो वेक्टर है वो बन जाएगा 2i, क्योंकि वो i की डायरेक्शन है। तो वो कह रहे हैं ओ सी जो है वो 3 यूनिट्स है, तो ओ सी क्योंकि j की डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा 3j। तो वो कह रहे हैं ओ डी जो है वो 2 यूनिट्स है, तो जनाब ओ डी जो है वो बन जाएगा मेरे पास 2k। वो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर्स i j एंड k आर पैरेलल टू o a o c and o d respectively the point m on a b is such that m से b जो है वो 2 टाइम्स है ए एम का। द मिड पॉइंट ऑफ एफ जी इज एन। तो जनाब अब अगर हम पहले एम के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो उससे पहले हमें बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो जनाब अगर ये 2,0 है तो बेसिकली ये 2,0,0 है, और ये जो है जनाब ये 2 है, कॉमा 3 है, और 2,3,0, क्योंकि के जो है वो इसका 0 है, कोई हाइट नहीं है इसकी। अब वो ये कह रहे हैं कि एम से बी तक जो है वो ट्वाइस है ए एम का। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 3 यूनिट्स है और हमें m के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो ये हो जाएगा जनाब 2,1,0। तो अगर हम o से m तक के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा जनाब 2i प्लस j। बात समझ आ गई। तो इसी तरीके से अब n के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो पहले हम f के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लें। तो बेटा f के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि b के ऊपर है 2,3 होंगे, बस उसका जो k है वो 2 यूनिट्स होगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 2 यूनिट्स है। बताई है उन्होंने कि भाई ओ से डी जो है वो 2 यूनिट्स है, जो हाइट जो है वो 2 यूनिट्स है। फिर उसके बाद जनाब हम अगर जी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो इसमें एक्स तो 0 है क्योंकि आई कॉम्पोनेंट 0 है।
जे जो है वो इसका भी 3 है, और के क्योंकि इसकी हाइट है तो वो भी 2 यूनिट्स है। तो जनाब क्योंकि उन्होंने कहा है कि एन जो है वो उसका मिड पॉइंट है, तो जब एन मिड पॉइंट है तो जनाब 0 और 2 का मिड पॉइंट हो जाएगा 1, 3 और 3 का मिड पॉइंट 3 ही रहेगा, और 2 का मिड पॉइंट 2 ही रहेगा। तो जनाब ओ से एन तक के जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो बनेगा आई प्लस 3j प्लस 2k। बात समझ आ गई जनाब? तो बेसिकली ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट से हम सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एम एन। अब देखिए वेक्टर इक्वेशन जो है ना वो बराबर होती है r इज इक्वल्स टू ओपी प्लस डी वेक्टर, जिसमें याद रखें p जो है ना वो एनी पॉइंट होता है, और जनाब डी जो है वो डायरेक्शन वेक्टर होता है। डायरेक्शन वेक्टर कैसे आता है जनाब? डायरेक्शन वेक्टर आता है अगर एम एन की निकालनी है इक्वेशन तो आप एम एन वेक्टर से भी निकाल सकते हैं और एन एम वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। जनाब हमारे पास पी जो है वो एनी पॉइंट है, तो एनी पॉइंट हम यहाँ पर एम को ले लेते हैं, तो इसका मतलब है आर हमारे पास हो जाएगा ओ एम प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो हमने ले ली एम एन। और यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है तो वो हम म्यू की फॉर्म में डाल देते हैं। जनाब ये हो जाएगा ओ एम प्लस म्यू इंटू डी, और डी की जगह पर हम लिख देंगे एम एन वेक्टर। तो इसका मतलब पहले हमें एम एन वेक्टर निकालना होगा। तो जनाब ये निकलेगा ओ एन माइनस ओ एम करके, तो जिसमें हम दोनों वेक्टर्स को उठा लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे जनाब ओ एन का वेक्टर, और इसमें से हम माइनस करेंगे ओ एम का वेक्टर। तो हमारे पास आ जाएगा एम एन का वेक्टर। तो जनाब आई में से 2 आई जाएगा तो बचेगा माइनस आई, 3j में से j जाएगा तो बचेगा 2j, जबकि 2k जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ओ एम हमारे पास कितना है जनाब? ये हमारे पास है 210 म्यू, एम एन जो है जनाब है -1 2 और 2। तो ये जनाब हमारी इक्वेशन बन गई। तो अगर आप चाहें तो इसको आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस म्यू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। बात समझ आ रही जनाब? नेक्स्ट वो कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर p, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम d टू द लाइन थ्रू m एंड n। तो कह रहे हैं जनाब एक लाइन गुजर रही है m और n, तो कह रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर p निकालना है जो कि d से गिर रहा है p के ऊपर। तो जनाब d से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो p है, और वो किस पे गिर रहा है जनाब? m और n पे गिर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास p जो भी है बेसिकली m और n पे लाई कर रहा है, mn की लाइन पे लाई कर रहा है। तो कभी भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो हम उसकी इक्वेशन में जो रिजल्टेंट होता है r, जो लेफ्ट साइड पे r लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जनाब कि ओ पी जो है वो बराबर है इसके। अब क्योंकि ये डी से परपेंडिकुलर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि अब दो लाइनें इन्वॉल्व हो गई। एक होगी जनाब डी से पी तक की वेक्टर, एक डी से पी तक का वेक्टर, और जनाब एक है एम से एन तक का वेक्टर। तो क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा।
जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि अब मुझे डी से पी तक का वेक्टर चाहिए होगा, तो मैं जनाब इसको लिखूंगा 2 माइनस म्यू आई। अब मैं आई और जे की फॉर्म बना रहा हूँ इसकी, तो हो जाएगा जनाब 1 प्लस 2 म्यू जे और फिर जनाब 2 म्यू के। सबसे पहले आई होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है, ठीक है। तो जनाब एम एन हमारे पास मौजूद है, डी से पी अभी हम निकाल लेते हैं। तो डी से पी का मतलब है कि ये बराबर होगा ओ पी माइनस ओ डी। तो ओ डी वेक्टर के लिए ओ डी मेरे पास है 2k के बराबर है। तो जनाब यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस 2k, और ये रही मेरे पास ओपी की वैल्यू, तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो जनाब ये आ जाएगी डी पी की वैल्यू। तो जनाब ओ डी जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस की फॉर्म में है। बात समझ आ गई जनाब यहाँ तक? अब जनाब इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 माइनस म्यू आई 1 प्लस 2 म्यू जे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जनाब -2 प्लस 2 म्यू के। अब डी पी की वैल्यू और एम एन की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जनाब। तो जनाब अब हमें चाहिए एम एन वैक्टर। तो एम एन वैक्टर कैसे आएगा हमारे पास? पीछे से हमने कॉपी कर लिया, या ये देख लें कि भाई एम एन जो डायरेक्शन वेक्टर था, अब आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जे से जे मल्टीप्लाई होगा, और के से के मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो जनाब ये हो जाएगा -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा जनाब 9 म्यू ऐड हो जाएंगे सारे, और जनाब म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4/9। तो ये जो भी म्यू की वैल्यू आई है मैं इसको ओपी वेक्टर में पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जनाब 2 माइनस 4/9 आई, हो जाएगा जनाब 1 प्लस 2 इंटू 4/9 जे प्लस 2 इंटू 4/9 के। तो जनाब यहाँ से आंसर निकालेंगे। जनाब ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि पोजीशन वेक्टर है पी का। ठीक है जनाब। जनाब जरा दोबारा से बता दूं मैं आपको कि एम एन का जो पोजीशन वेक्टर है और डी पी का जो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 रखा है, और डी पी निकालने के लिए हमने ओपी माइनस ओ डी किया था। और ओपी निकालने के लिए क्योंकि वो एम एन पे लाई कर रहा है, तो हमने उसको रिजल्टेंट की जगह पुट कर दिया था। एम एन हमारे पास पहले से मौजूद था, उनका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 से इक्वेट करके म्यू निकाला, और जो भी म्यू आया वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। जनाब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। जनाब 2 प्लस 11x माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x इंटू 2 प्लस x बराबर होगा जनाब a/1 + 2x प्लस b/1 माइनस 2x प्लस c/2 प्लस x। तो जनाब एलसीएम अगर हम ले रहे हैं या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा जनाब a इंटू 1 माइनस 2x
इंटू 2 + x, b इंटू 1 + 2x इंटू 2 + x प्लस c इंटू 1 + 2x इंटू 1 - 2x। एक एक करके अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो पहले मैं इसको 0 पुट करूंगा। तो इसको 0 पुट करने का मतलब है मैं लिखूंगा पुट 1 + 2x इज इक्वल्स टू 0। तो जिसका मतलब है कि मैं x की जगह पर -½ पुट करूंगा। तो जब मैं x की जगह पर -½ पुट करूंगा मतलब -0.5, जनाब ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू -0.5 और जनाब 2 + -0.5। जबकि आगे पूरी वैल्यू 1 + 2x 0 पुट कर दिया है तो वो सब 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 + 11 इंटू -0.5 -10 इंटू -0.5 का स्क्वायर। तो जनाब ये आ रहा है -6। जनाब 1 - 2 इंटू -0.5 2 -0.5, जनाब ये आ रहा है 3a। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू आ गई जनाब -2। क्या ये बात समझ आ गई? अब इसी तरीके से b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 0 पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे जनाब? हम लिखेंगे पुट 1 - 2x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हम x की जगह पर डालेंगे 1/2, मतलब जनाब 0.5। तो ये हो जाएगा 2 + 11 इंटू 0.5 -10 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 - 2x 0 पुट कर चुका हूँ मैं। हो जाएगा जनाब 1 + 2 इंटू 0.5, हो जाएगा 2 + 0.5 और ये आगे वाली वैल्यू भी 0 है। तो जनाब लेफ्ट साइड पे आ रहा है 5, राइट साइड पे देखते हैं। तो जनाब ये भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 से 5 कैंसिल होके b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब जनाब हम पुट करेंगे इसको इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे पुट x + 2 सॉरी 2 + x इज इक्वल टू 0। ये कहो कि x बराबर है -2 के। ये हो जाएगा जनाब 2 + 11 इंटू -2 -10 इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जनाब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर कहानी आ गई c पे। हो जाएगा 1 + 2 इंटू -2, हो जाएगा जनाब 1 - 2 इंटू -2। तो जनाब लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? जनाब ये आ रहा है -60। तो राइट साइड पे क्या आएगा जनाब? जनाब ये है 1 - 4 इंटू 1 + 4, ऐसे ही। जनाब ये आ रहा है 15 माइनस का। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यू आएगी जनाब 4। जनाब ABC आ गया हमारे पास। तो जनाब जो भी हमारा फाइनल आंसर आया है वो हमने ABC की वैल्यूज
इसके अंदर डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि इसको बाइनोमियल सीरीज से खोलना है, इसमें एक्स स्क्वायर तक की टर्म्स आ रही हैं, तो हम पहले 1 + y होल पावर -1 के लिए बना लेते हैं। तो ये होता है 1 + n y, फिर होता है जनाब n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल y²। जनाब सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 1 + y + y² एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि 1 + 2x होल पावर -1 को अगर खोलना है तो हो जाएगा 1 + 2x + 2x का होल स्क्वायर। और अगर हमें बाहर -2 से मल्टीप्लाई करना है तो इस पूरे को हम -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये जाएगा -2, हो जाएगा 1 + 2x + 4x², फिर जाएगा जनाब -2 -4x -8x²। अब जनाब इसी तरीके से 1 - 2x होल पावर -1 है, तो वो खुलेगा जनाब 1 यहाँ पर एक मिस्टेक कि जनाब ये प्लस नहीं माइनस आएगा, तो जनाब ये माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस आएगा। तो जनाब ये हो जाएगा 1 - y + y का स्क्वायर, और इस सबसे बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो एज इट इज खुल जाएगा वही 1 + 2x + 4x²। अब जो 2 + x होल पावर -1 है, तो पहले मैं इसमें से 2 इनवर्स कॉमन निकाल लूंगा और ऐसे अप्लाई कर दूंगा, तो बाद में ये हाथ के हाथ ही कर लेते हैं। तो ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना बाहर, तो 4 को मल्टीप्लाई करा दो, ये 2 बच जाएगा और इस पे लग जाएगा जनाब 1 - y + y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 1 - x/2 + x² अपॉन 4, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा जनाब 2 - x + x² अपॉन 2। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और जनाब राइट हैंड साइड पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा -2 + 4x - 8x², फिर उसके बाद मैं लिखूंगा +1 + 2x + 4x², उसके बाद मैं लिखूंगा 2 - x + x² अपॉन 2। जनाब -2 और +2 हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा जनाब सिर्फ 1। फिर 4x + 4x 8x, 8x में से x किया जनाब 7x, और उसके बाद -8x² में से 4x किया -4x², और -4 में +1/2 करूंगा, ये आएगा -7/2। सॉरी ये 7x नहीं 5x आएगा, क्योंकि 4x + 2x 6x -x करेंगे तो 5x आएगा। जनाब ये है हमारे पास फाइनल आंसर जो उन्होंने हमसे मांगा था। क्लियर है जनाब, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहे हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर v इज दिस and this equation, solve the equations for v and w giving your answers in the form of this। तो जनाब अगर हम यहाँ से
सपोज कर लें कि भाई v बराबर है x प्लस वाई आयोटा का, तो v और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो जनाब अगर मैं पहली इक्वेशन से निकालूं v की वैल्यू, तो वो आएगी 5 माइनस आयोटा पर। तो v की वैल्यू मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, 5 माइनस आयोटा w माइनस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो या तो हम v को सपोज कर लें या तो हम w को सपोज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर मैं w को सपोज कर लूँ, तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा w प्लस 10 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर w माइनस w माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये है माइनस आयोटा w, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 2w माइनस w। 3 आयोटा यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, इसको उधर ही रखते हैं। तो ये 3 आयोटा उधर चला जाएगा, और जनाब 10 आयोटा भी उधर चला जाएगा, और जनाब 5 भी उधर चला जाएगा। तो ये लिखा जाएगा -5 माइनस 7 आयोटा, और ये हो जाएगा जनाब w माइनस w आयोटा। अब जनाब ये हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा माइनस x प्लस वाई आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू -5 एंड -5 माइनस 7 आयोटा, तो हो जाएगा जनाब माइनस x प्लस वाई आयोटा माइनस x आयोटा माइनस वाई आयोटा स्क्वायर -5 माइनस 7 आयोटा। तो जनाब रियल को मैं एक तरफ कर लूंगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और जनाब इमेजिनरी को मैं कर लूंगा एक तरफ। तो जनाब ये बन जाएंगी दो इक्वेशन, एक बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, और एक बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ, एडिंग से क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा जनाब -12। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू आ जाएगी -6। और जनाब इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग कर लूँ, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो जनाब y से y माइनस हो जाएगा, और x प्लस एक्स जो है वो 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2। तो जनाब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैंने w निकाल लिया, x प्लस वाई आयोटा, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 6 आयोटा। जनाब v बराबर था मेरे पास 5 माइनस आयोटा w की वैल्यू है जनाब 1 माइनस 6 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा जनाब प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है जनाब -1, तो हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो जनाब मेरे पास w का आंसर भी आ गया, और मेरे पास जनाब v का आंसर भी आ गया। बात समझ आती, समझता है इसमें। तब अगर मैं इसको ऐसे, जैसे मैंने बताया तभी आपको, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1, बेसिकली यहाँ पर ये सर्कल की फॉर्म बनती है, तो जिसका सेंटर जो है वो है जनाब 2,3, और जनाब रेडियस है 1 के बराबर। तो इसका मतलब है हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस जो है वो 1 के बराबर है। जनाब हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 1 के बराबर है, और जनाब सेंटर जो है वो
2,3 यूनिट्स पर है। जनाब 2,3 यूनिट्स का मतलब है इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमारा ये जो है वो सेंटर है 2,3 पे और रेडियस हमारे पास 1 के बराबर है। तो जनाब Z1 जो है वो हमारे पास बराबर है 2 + 3 आयोटा। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो जनाब यहाँ से बनेगा एक अदर टेंजेंट, उसके बाद जनाब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जनाब यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा। तो जनाब होगा क्या कि जो परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो वो आर्गुमेंट मांग रहे हैं, तो जनाब ये हमें चाहिए अल्फा, ये हमारा आंसर है। तो जनाब ये जो रेडियस है ये तो 1 के बराबर है और ये जो है वो Z1 का मैग्नीट्यूड है, तो होगा जनाब 2² + 3²। तो जनाब ये आ गया √13। तो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये है बीटा। तो जनाब बीटा निकलेगा tan से, दैट इज 3/2, क्योंकि ये जो हाइट है जनाब ये 3 है और ये जो है वो 2 है। तो जनाब बीटा निकलेगा टेंजेंट इनवर्स 3/2 करके, लेकिन मुझे चाहिए अल्फा। तो अल्फा अगर मुझे चाहिए तो जनाब ये जो अंदर वाला एंगल है उसको मैं थीटा ले लेता हूँ। तो इसका मतलब थीटा जो है वो बेसिकली बराबर होगा बीटा माइनस अल्फा के। समझ आ रही बात, या ये कहो कि जनाब अल्फा जो है वो बराबर होगा बीटा माइनस थीटा के। तो थीटा निकालने के लिए हम ट्रायंगल का नक्शा दोबारा से आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं कि जनाब ये एक अदर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो है वो √13 है और ये जो है 1 है और ये जो है वो थीटा है। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो जनाब मैं यूज़ करूँगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√13 तो ये आ रहा है जनाब 16.10। और जनाब ये कितना आ रहा है 56.31। 56.31 में से माइनस कर देंगे जनाब 16.10, तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 40.2। सिग्निफिकेंट फिगर को क्या ये बात समझ आ गई जनाब? तो जनाब ये था हमारे पास P3 मार्च वेरिएंट 2 2020 का। तो उम्मीद है कि हमारे बच्चों को समझ में आएगा। आई एम वेरी होपफुल दैट स्टूडेंट्स मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम you may ask me through the comments, and you have the WhatsApp number in the details as well. You may ask through the WhatsApp as well for any of your problems. Hope so you have understood it well. Take care. Allah Hafiz.